नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, यह हमारे पॉलिटी सीरीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्राय सभी एग्जाम्स में सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग दो भागों में देखेंगे। पहले भाग में हम लोग कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम लोग MCQs की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, इसके अधीन उच्च न्यायालय और इसके अधीन जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय है। यानी टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद हाई कोर्ट और इसके नीचे लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी आप बोले। एकीकृत न्याय व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो यह ध्यान रखिएगा। अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, जहां की एक केंद्र के लिए है और दूसरा राज्य के लिए है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1900 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभ में मूलतः 8 न्यायाधीशों, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, के साथ कार्य करता था, जो कि अब बढ़कर टोटल 34 हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या या पद में वृद्धि करने का जो अधिकार है वह संसद के पास है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की अनुशंसा पर की जाती है। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम बहुत पहले से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चलता आ रहा है। इसमें जजों का एक समूह होता है जो कि राष्ट्रपति को अगले जज को नियुक्त करने के लिए रिकमेंड करता है और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा जज या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु संविधान में कोई न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश होना चाहिए या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव होना चाहिए या राष्ट्रपति के विचार में वह कानून का ज्ञाता होना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है, जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह है। न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा अर्थात संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने का आधार उनका असमर्थता या सिद्ध कदाचार होना चाहिए। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति से पहले हटाया नहीं गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह है 65 वर्ष। राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश उच्चतम या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए काम करने का अनुरोध कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान दिल्ली निर्धारित है। राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश इस स्थान को कहीं और निर्धारित कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय का खर्च देश के संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद में चर्चा तो की जा सकती है परंतु मतदान नहीं किया जा सकता। संविधान में महाभियोग के अतिरिक्त न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या राज्य विधान में बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश के किसी भी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती करने का अधिकार नहीं है, यद्यपि संसद इनके अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों का विस्तार कर सकती है। केंद्र एवं राज्यों द्वारा पारित आदेश, विधि या संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश या इसकी कार्यवाही को अभिलेख या सर्वकालिक साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, जिस पर किसी अन्य न्यायालय द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता। यह संविधान का इकलौता व्याख्याता है, अर्थात संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अपने फैसले की समीक्षा करने का अधिकार इसके पास है। इसका आदेश पूरे देश में लागू होता है। इसे किसी भी उच्च न्यायालय में लंबित किसी मामले को अपने पास मंगवाकर उसका निपटारा करने का अधिकार है। साथ ही उस मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का भी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की अवमानना करने पर उसे दंडित करने का भी अधिकार है। यह देश के सभी उच्च न्यायालयों के क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है। यह मूल अधिकारों का रक्षक है, जहां संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत अपील किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ भी कहा जाता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच एवं 2 या अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करना सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, अर्थात इस प्रकार के विवादों से संबंधित मामले को सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद को सुलझाने हेतु गठित अंतर्राज्यीय जल आयोग संबंधी मामलों की सुनवाई करना सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है तथा उसे उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक एवं अभिभावक माना जाता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक महत्व के से संबंधित जटिल मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है, परंतु राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक महत्व से संबंधित जटिल मामलों पर परामर्श मांगे जाने पर यदि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया परामर्श व्यर्थ या अनावश्यक है, तो वह परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा की शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह था कॉन्सेप्ट दोस्तों, जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की बारी आती है। इस भाग में हम लोग वो सभी एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगामी एग्जाम्स में आने की उनकी संभावना भरपूर बनती है। तो आइए ध्यान से एमसीक्यूज को देखिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है? तो यह है 34।
भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो यह है संसद के पास। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद किसे पत्र लिखकर त्याग कर सकता है? यह है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो यह है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह होता है संसद के द्वारा। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, ये कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 5, जिसे कि संविधान पीठ भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो यह है केशवानंद भारती मामले में। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय को पुनरावलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में का अभिभाषकत्व किसमें निहित है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है यानी कस्टोडियन है? तो यह है भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो यह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए? तो यह है 10 वर्ष। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इस पर किसी भी न्यायालय द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, क्योंकि इनके जजमेंट का हवाला देकर दूसरे केसेस में निर्णय दिए जाते हैं। PIL क्या है? तो PIL का अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो यह प्रस्तुत की जाती है या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। PIL की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसकी अवधारणा अमेरिका में शुरू की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिएगा, और अगर आप इसी प्रकार का और इन्फॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।